Hello everyone, welcome to my channel HR Guru. My name is Kuldeep. Today in this video I am going to talk about a judgment given by the Honorable Supreme Court of India which is related to ESI contribution on conveyance allowance. आज का ये वीडियो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस टेक्समो इंडस्ट्री। इससे पहले कि मैं केस पर जाऊं, एक बहुत ही जल्दी मैं ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं यहां पर अपने दर्शकों को कि ईएसआईसी जो है ये किन पर एप्लीकेबल है, जिनकी वेजेस जो हैं अप टू 21,000 रुपए पर मंथ है और जो डिसेबल्ड लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए यह 25,000 रुपए पर मंथ है। जिनकी भी इससे कम है सैलरी तो उसके लिए ईएसआईसी एप्लीकेबल है, उसकी सैलरी से ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कटता है और उनको ईएसआईसी की बेनिफिट्स मिलती हैं। एंड ईएसआईसी इज एप्लीकेबल टू ऑल नॉन सीजनेबल फैक्ट्रीज विद 10 और मोर एम्प्लॉयज। जहां पर भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है और जो नॉन सीजनेबल फैक्ट्रीज हैं वहां पर ईएसआईसी एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयर जो होता है, जो कंपनी होती है, उसकी तरफ से 3.25% कंट्रीब्यूशन कटता है वेज का और एम्प्लॉय की सैलरी से 0.75% ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कटता है। एक डेटा है जो 31 मार्च 2019 का डेटा है। उस डेटा के मुताबिक 3.14 करोड़ एम्प्लॉइज जो हैं ईएसआई स्कीम में कवर्ड हैं और जो टोटल बेनिफिशियरीज हैं एम्प्लॉय जो इसका जो पूरा लाभ उठाते हैं ईएसआईसी बेनिफिट का, जो कि एम्प्लॉइज प्लस उनकी फैमिलीज, ये मिलाकर होता है टोटल 13.32 करोड़। सो लगभग भारत की 10% आबादी जो है ईएसआईसी का बेनिफिट उठाती है। तो ये केस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता था मैं ईएसआईसी के बारे में। अब चलते हैं, देखते हैं इस केस को। सो क्या हुआ इस केस में? टेक्समो इंडस्ट्रीज नामक एक कंपनी है जो कि एग्रीकल्चरल पंप बनाती है और इनके जो है कि कोयम्बतूर में 10 ब्रांच है। तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बतूर, यहाँ पर इनके 10 ब्रांच है और इस कंपनी में टेक्समो इंडस्ट्रीज में ईएसआईसी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। अब यहां पर 23 जनवरी 2015 को ईएसआई के ऑफिशियल्स आए, कर्मचारी आए और उन्होंने टेक्समो इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया फॉर द पीरियड दिसंबर 2010 टू दिसंबर 2014। 4 साल के रिकॉर्ड्स को उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उन्होंने बताया कि आपने जो भी ईएसआई का कंट्रीब्यूशन जमा किया है उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसमें कुछ अनियमितताएं हैं और इस वजह से आप लोगों ने शॉर्ट पेमेंट किया हुआ है और आपको 21,52,829 रुपीज यानी कि 21,52,829 रुपए देने पड़ेंगे और इस अमाउंट में 9,48,517 रुपीज, 9,48,517 रुपए जो है वो है कन्वेंस अलाउंस की जो शॉर्ट पेमेंट की है आपने। यानी कि आपने कन्वेंस अलाउंस पे कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो उस केवल कन्वेंस अलाउंस का 9,48,517 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन आपने कन पे किया है। तो 19 मार्च 2015 को ईएसआई कॉर्पोरेशन ने टेक्समो इंडस्ट्रीज को 21,52,829 रुपीज का पेमेंट करने बोला, जो ईएसआई ने कहा कि आपका शॉर्टफॉल पेमेंट था और ये इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ 15 दिन के भीतर भरने के लिए कहा और अगर ये नहीं करेंगे तो इनसे रिकवरी की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यूज। इस तरीके का एक ईएसआई ने टेक्समो इंडस्ट्रीज को लेटर दिया, ऑर्डर दिया।
टेक्समो इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटी दी ईएसआईसी ने कि अगर आप चाहें तो आप एक पर्सनल हियरिंग कर सकते हैं अगर आप हमारे इस क्लेम को डिस्प्यूट करते हैं। अब टेक्समो इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन की, अपना पक्ष रखा इस क्लेम के अगेंस्ट में, और टेक्समो इंडस्ट्रीज ने कहा कि ईएसआई ने जो है कि गलती की है कंट्रीब्यूशन के कैलकुलेशन में कन्वेंस अलाउंस को ऐड करके। ईएसआई ने टेक्समो इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और उन्होंने अपना जो है कि जो अमाउंट था उसको चेंज किया और 21 लाख के बदले 19,38,300 रुपए 19,38,300 रुपीस का भुगतान करने के लिए कहा ईएसआईसी टेक्समो इंडस्ट्रीज को, जिसमें से 9,48,517 रुपये कन्वेंस के थे और 9,89,783 रुपीज जो थे वो बाकी के वेजेस पे डिफरेंशियल था। तो टेक्समो इंडस्ट्रीज ने क्या किया, टेक्समो इंडस्ट्रीज इस ऑर्डर से खुश नहीं थी ईएसआईसी के, और उन्होंने ईएसआई के कॉरपोरेशन के खिलाफ, ईएसआई का कोर्ट होता है, इस कोर्ट में टेक्समो इंडस्ट्रीज ने ईएसआई कॉरपोरेशन के खिलाफ एक क्लेम डाल दिया कि ये जो 9,48,517 रुपए का जो कन्वेंस अलाउंस पे शॉर्टफॉल पेमेंट जो कह रहा है कॉरपोरेशन, ये गलत है एंड वी डोंट अग्री टू पे दिस अमाउंट। सो ये था केस का फैक्ट्स। अब ईएसआई कोर्ट जो होता है, उस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और ईएसआई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और अपने जजमेंट में ईएसआई कोर्ट ने जो ईएसआई कॉरपोरेशन ने जो कन्वेंस अलाउंस पर जो क्लेम पे करने के लिए कहा था, जो कि 9,48,517 रुपीस का क्लेम था, उसे खारिज कर दिया और ईएसआई कोर्ट ने कहा कि ये क्लेम, ये कन्वेंस अलाउंस पर कंट्रीब्यूशन लागू नहीं होता है ईएसआई का और इसे भरने की जरूरत नहीं है। अब ईएसआई कोर्ट के इस जजमेंट से ईएसआई कॉरपोरेशन खुश नहीं था। ईएसआई कॉरपोरेशन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ईएसआई कोर्ट। अब देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा। मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, एक्ट का रेफरेंस लिया और मद्रास हाई कोर्ट ने ईएसआई कॉरपोरेशन की अपील को डिसमिस कर दिया, यानी कि टेक्समो इंडस्ट्री के पक्ष में जजमेंट गया। अब यहां पर ईएसआई कॉरपोरेशन फिर खुश नहीं हुआ मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट से और ईएसआई कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सारे दलीलें सुनी, डॉक्यूमेंट्स देखे, केस लॉस पढ़े, इससे पहले किन किन कोर्टों ने क्या क्या जजमेंट दिया है इन सबको वेरीफाई किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं अंत में आऊंगा, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ व्यू है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस केस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू रखा उसे देख लेते। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि भैया वेजेस जो हैं, वेज को ईएसआई एक्ट में किस तरीके से डिफाइन किया गया ये देखते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ ईएसआई एक्ट क्लियरली डिफाइंस व्हाट इज वेजेस। ओके, तो यदि हम देखते हैं इसमें तो वेज क्या है, वेज मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन paid or payable in cash to an employee if the terms of the contract of employment expresses or implied were fulfilled and includes any payment to an employee in respect of any period of authorized leave, lockout, strike which is not illegal, and layoff and other additional remuneration.
इफ एनी पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 months बट डज नॉट इंक्लूड। तो ये वेजेस की तो डेफिनेशन है ईएसआई एक्ट में क्लियरली, लेकिन इसमें वेज क्या इंक्लूड नहीं करता ये भी क्लियरली ईएसआई एक्ट में लिखा हुआ है। सो एक ये लिखा हुआ है कि एनी कंट्रीब्यूशन paid by the employer to any pension fund or provident fund or under this act, ये वेज में शामिल नहीं है, इसे वेज नहीं माना जाएगा, राइट। दूसरे क्या वेज नहीं है, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वेज। इसके अलावा एनी सम पेड बाय द पर्सन एम्प्लॉयड टू special expenses entailed on him by the nature of his employment and any gratuity payable on the discharge। तो इस पर्टिकुलर, तो हमने देखा कि ईएसआई एक्ट में वेज क्लियरली डिफाइंड है और इसके अलावा वेज में क्या नहीं इंक्लूडेड है ये भी डिफाइंड है। अभी जो पॉइंट नंबर बी जो है वो इस केस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसे देखते हैं फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग कंसेशन हैज एक्सप्रेसली बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। ट्रैवलिंग अलाउंस को ईएसआई की वेज की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, उसमें उसे नहीं कंसीडर किया गया है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि जो ईएसआई कोर्ट ने जो माना है कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो और कुछ नहीं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस ही है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अपने घर से अपने कार्य क्षेत्र में और अपने कार्य क्षेत्र से अपने घर में आए जाए, उसका जो भी कॉस्ट होता है उस कॉस्ट की एक हिसाब से भरपाई होती है। तो तो ईएसआई कोर्ट सही था अपनी जगह पर, जहां पर ईएसआई कोर्ट ने माना कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो और कुछ नहीं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस है और ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सक्लूड किया है ईएसआई एक्ट ने सैलरी से, वेज से। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना था कि यदि कंपनी कन्वेंस अलाउंस नहीं देती और उसकी जगह पर यदि कंपनी फ्री ट्रांसपोर्ट देती एम्प्लॉय को अपने घर से अपने कार्य स्थल पर और कार्यस्थल से अपने घर पर आने जाने के लिए यदि कंपनी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करती है और उसके एवज में यदि कन्वेंस अलाउंस नहीं देती एम्प्लॉय को, तो उस पर कन्वेंस का कंट्रीब्यूशन ही नहीं कटता। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने प्रीवियस पहले के जो हाई कोर्ट्स के जजमेंट है उसका रेफरेंस लिया। उसमें एक हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट था, ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड चेन्नई वर्सेस एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन का, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इस पर्टिकुलर केस में भी यही हुआ था कि कन्वेंस अलाउंस को लेकर ईएसआई कॉर्पोरेशन मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया था और मद्रास हाई कोर्ट ने यही जजमेंट दिया था कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो एम्प्लॉय के आने जाने के लिए, मतलब घर से ऑफिस या जो भी होता है अपना कार्य क्षेत्र में जाने और आने के लिए जो भी खर्च लगता है वो होता है और उसे ट्रैवलिंग अलाउंस ही समझा जाए और ट्रैवलिंग अलाउंस ईएसआई से एक्सक्लूडेड है। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और एक केस का रेफरेंस लिया जो फिर से मद्रास हाई कोर्ट ने ही इसमें जजमेंट दिया था, जो रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेस सुंदरम क्लेटन लिमिटेड का था। इसमें भी मद्रास हाई कोर्ट ने सेम जजमेंट दिया था कि कन्वेंस अलाउंस को ईएसआई कंट्रीब्यूशन में नहीं इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि कन्वेंस अलाउंस और कुछ नहीं है बल्कि ट्रैवलिंग अलाउंस है। इसके अलावा ईएसआई कॉर्पोरेशन ने एक जजमेंट का रेफरेंस दिया था जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने की सिंगल बेंच ने दी थी इन द केस ऑफ रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेस मेसर्स आईटी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि कन्वेंस अलाउंस को
इंक्लूड करना है वेजेस में और उस पर ईएसआई का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और कर्नाटका हाईकोर्ट का ये व्यू था इस केस में कि जिस तरीके से आप हाउस रेंट अलाउंस एचआरए हर महीने देते हैं और उस पर जो है कि आपका कंट्रीब्यूशन कटता है, तो उसी तरह कन्वेंस अलाउंस भी हर महीने पे किया जाता है और उस पर भी आपको कंट्रीब्यूशन काटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला, ये जजमेंट जो है ये सही नहीं है, क्योंकि यदि कंपनी किसी को अपने ऑफिस के या कार्य क्षेत्र के बगल में ही घर देती है तो उस केस में उसे कन्वेंस अलाउंस पे करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन एक इंसान बिना घर के नहीं रह सकता, बिना कन्वेंस के उसका जीवन चल जाएगा, लेकिन बिना शेल्टर के, बिना आश्रय के नहीं रह सकता। तो एचआरए और कन्वेंस अलाउंस को एक तरीके से देखना गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कर्नाटका हाई कोर्ट का यह जजमेंट, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह माना कि ईएसआई कंट्रीब्यूशन कन्वेंस अलाउंस पे करना चाहिए, यह गलत है और इससे हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था। सो ये थे कुछ जजमेंट जिनका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये तो क्लियरली लिखा हुआ है ईएसआई एक्ट में कि ये इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं पे करना है। इसके अलावा ईएसआई एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि यदि वेजेस की डेफिनेशन में कोई चीज जो ईएसआई एक्ट क्लियरली नहीं डिफाइन करता, उसके लिए आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी कहीं पर भी कन्वेंस अलाउंस को लेकर कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा एचआरए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि एचआरए को आप कन्वेंस अलाउंस की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि घर में रहना और काम करना इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ट्रैवल करना अपने कार्य क्षेत्र में और काम करना, इनका संबंध है आपस में। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था फिर से कि यदि कंपनी अपने कर्मचारियों को अपने ऑफिस या जो भी कार्यस्थल है उसके बगल में घर देती है, तो उस स्थिति में कन्वेंस अलाउंस कंपनी पे ही नहीं करती और उस स्थिति में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि हमें कोई आधार नहीं दिखता इस बात का कि कन्वेंस अलाउंस जो है उसे वेजेस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड क्यों ना किया जाए, तो उसे करना चाहिए एक्सक्लूड, उस पर कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कन्वेंस को किस तरीके से उसका मीनिंग दिया गया, डिफाइन किया गया, उसका भी हवाला लिया। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उन्होंने कहा कि कन्वेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समबडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनका ये मानना था कि यदि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन भी देखें कन्वेंस का, तो वो भी ट्रैवल से ही रिलेटेड है। तो इसलिए कन्वेंस इज नथिंग बट ट्रैवल, एंड सो hence conveyance allowance is nothing but traveling allowance, and traveling allowance is clearly excluded from the definition of wages as per the ESI Act. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि पिछले जो भी हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे, मद्रास हाई कोर्ट के और अन्य हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट था, उसके हिसाब से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के डेफिनेशन के हिसाब से, और उनका भी यही मानना था कि ओवरऑल कन्वेंस इज नथिंग बट ट्रैवल एंड हेंस कन्वेंस अलाउंस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द definition of wages, hence no contribution should be, ESI contribution should be, no ESI contribution should be paid on conveyance allowance. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का और एक इंटरेस्टिंग मानना था इसमें कि
जो जो उन्होंने अपने ही कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दिया, जिसमें वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस ईएसआई कॉरपोरेशन का एक केस था सन 2000 का, जिसमें ईएसआई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईएसआई एक्ट क्या है, ये एक सोशल लेजिस्लेशन है, सोसाइटी के लिए बनाया हुआ है एक्ट है। और अ, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है? इस एक्ट का मेन पर्पस ये है कि जो भी लोग जब बीमार पड़ते हैं, या कोई मैटरनिटी होती है, जब कोई महिला गर्भवती होती है, या कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंजरी होती है, किसी को चोट चपेट लग जाती है काम करते समय, तो उस समय ऐसे लोगों को मदद करना, फाइनेंशियली उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको मदद करना, ये ईएसआई कॉरपोरेशन का मेन काम है। और जहां पर भी एम्बिग्यूटी है, एक्ट के प्रोविजन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, उस केस में कोर्ट का ये मानना था, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि उस केस में एक्ट शुड फेवर द पीपल फॉर whom द एक्ट हैज बीन एनेक्टेड। यानी कि ऐसी स्थिति में जहां पर क्लैरिटी नहीं है, उस स्थिति में जिनके लिए एक्ट बनाया गया, उनके बेनिफिट के लिए डिसीजन देना चाहिए। तो ये वर्लपूल ऑफ इंडिया वर्सेस ईएसआई कॉरपोरेशन का एक केस था सन 2000 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने का ही ये जजमेंट था। तो उस जजमेंट का भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस पर्टिकुलर केस में। सो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का व्यू। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो भी मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं, और जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट का जजमेंट था, हम उससे भी पूरी तरह से सहमत हैं। तो ये जो स्पेशल लीव पेटिशन जो ईएसआई कॉरपोरेशन ने दाखिल किया, हम उसे खारिज करते हैं, हम उसे डिसमिस करते हैं। विच मीन्स ये केस जो है, ये मिसेस टेक्समो इंडस्ट्रीज के फेवर में गया। आइए देखते हैं अब इस केस से क्या लर्निंग मिलती है। यदि आप एम्प्लॉय हैं, यदि आप किसी कर्मचारी हैं, कहीं पर काम करते हैं, और आपकी तनख्वाह से ईएसआई कटता है, तो आप ये जरूर देखिए यहां पर कि आपके कन्वेंस अलाउंस से ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कट रहा है या नहीं कट रहा है। यदि आपकी सैलरी की कन्वेंस अलाउंस से ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कट रहा है, तो आप अपने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट या पेरोल डिपार्टमेंट या जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए कि कन्वेंस अलाउंस में ईएसआई कंट्रीब्यूशन नहीं पे करना चाहिए। आप इस पर्टिकुलर केस का रेफरेंस दीजिए अपने मैनेजमेंट को। अब देखते हैं इससे लर्निंग जो है कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को क्या है। इसकी ये लर्निंग है कि यदि आप कन्वेंस अलाउंस पर ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं अब तक, तो उसे बंद कर दीजिए, और आप ईएसआई कॉरपोरेशन को बताइए कि आप कन्वेंस अलाउंस पर ईएसआई कंट्रीब्यूशन नहीं पे करेंगे, और आप इस पर्टिकुलर केस का रेफरेंस दीजिए। ये करने से पहले मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप अपने कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट या जो भी आपकी कंपनी का लेबर लॉ कंसल्टेंट है, उनसे भी कंसल्ट कीजिएगा। और अंततः मैं ये कहूंगा कि इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि टेक्समो इंडस्ट्रीज ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। शुरू से उन्होंने ईएसआई कॉरपोरेशन के ऑर्डर को, उनके जो भी उनका डिसीजन था, उसको चैलेंज किया। उन्होंने ईएसआई कोर्ट में गए, फिर वो हाई कोर्ट में गए, और फिर उन्होंने उसे चैलेंज किया और ईएसआई कोर्ट में गए। और जब ईएसआई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, उसके बाद में जब ईएसआई कॉरपोरेशन ने इसे चैलेंज किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं टेक्समो इंडस्ट्री ने भी इन सारे जजमेंट्स के को स्टडी किया, जो मद्रास हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए थे, उसे स्टडी किया। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी हम स्टैंड लेते हैं एज ए कंपनी और एज ए एम्प्लॉय, तो हमें इससे पहले के जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, और जब हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये जजमेंट हमारे पक्ष में आ सकता है, तो फिर हमें बेझिझक होकर उस केस को फाइट करना चाहिए।
जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज ने किया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला और मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। यदि आपने इसे एंजॉय किया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक केस स्टडीज की समरीज बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।